बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे। रज़ा रब्बानी ने पार्लियामेंट के अंदर एक तकरीर की है और कुछ ऐसा कहा है कि जिसकी बुनियाद पर पूरी पार्लियामेंट में हंगामा हुआ है। और ये रज़ा रब्बानी को परेशानी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो आपको याद होगा, कल हमने इसके ऊपर बात की थी। अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जो कराची में 2-3 दिन से केसेस के इलेक्ट्रिक के मामलात हों या नालों की सफाई हो या कराची के ओवरऑल हालात हों, चीफ जस्टिस गुलजार ने पोस्टमार्टम शुरू कर दिया है सिंध हुकूमत का। और सिंध हुकूमत अब आपे से बाहर हो रही है और बिलावल जरदारी ने डायरेक्टली कह दिया है कि अदालत के ज़रिए हमारे ऊपर ये कब्ज़ा करना चाहते हैं या हमारे ऊपर ये एक हमला हम तसव्वुर कर रहे हैं कि जो हमारे साथ किया जा रहा है। अब ये असल मसला क्या है? और कुछ दिनों से गवर्नर राज की जो बातें चल रही हैं कि कराची के ऊपर गवर्नर राज आने वाला है, क्या गवर्नर राज लग सकता है, क्या ऐसी कोई प्लानिंग है वफाकी हुकूमत की, क्या वफाकी हुकूमत ने कोई ऐसी डिस्कशन शुरू की हुई है? ये मैं आपको बताऊंगा कि किस हद तक काम मुकम्मल हो चुका है और इसकी असल वजह क्या है और ये क्यों होने जा रहा है और सिंध हुकूमत अब क्यों सीख पा है और उसको परेशानी क्यों है। मुराद अली शाह, उसकी कारकर्दगी सारी दुनिया जानती है। मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ डिस्क्वालिफिकेशन का केस भी पेंडिंग है। 27 अगस्त की तारीख़ है सिंध हाई कोर्ट में और ताहयात नाअहली का केस है और वो इतना मजबूत केस है कि मुराद अली शाह ने घर चले जाना है हमेशा के लिए। अब मुराद अली शाह जो जरदारी ख़ानदान की खिदमत करते करते और उनकी ग़ुलामी करते करते कराची के लोगों को तबाह कर दिया, कराची की जो रोशनियाँ थी वो अंधेरों में इन्होंने कन्वर्ट कर दी। के इलेक्ट्रिक के ज़रिए ये के इलेक्ट्रिक से पैसे लेते थे, ये उनसे भत्ता लेते थे, ये उनसे कमीशंस लेते थे। के इलेक्ट्रिक जिसका मालिक जो सबसे बड़ा डिफ़ॉल्टर है, जो इस वक्त जेल में है, उस कंपनी को इन्होंने ठेका दिया और उसके ज़रिए ये अपनी मर्ज़ी के इलाकों में वहाँ पर लाइट होती थी, वहाँ पर ये बिजली देते थे। और जो जिन इलाकों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इनको वोट नहीं दिया था और पीटीआई को वोट दिया था, उन इलाकों में आप देख लें डीएचए जैसे इलाके में 5-5, 6-6 घंटे की लोड शेडिंग शुरू करवा दी थी। और ये सारे का सारा मामला तब ख़राब हुआ जब बारिश हुई है कराची में और बारिश की वजह से नालों में पानी भर गया और पूरा कराची एक समंदर का मंजर पेश करने लगा। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, एनडीएमए को हुक्म दिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, जिसके एनडीएमए के चेयरमैन एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनको कहा कि वो जाएं और कराची को संभालें और कराची की सफाई का उनको ज़िम्मा दे दिया। अभी ये मामला जो वज़ीर आज़म ने किया था ये चल रहा था और इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, लेकिन क्योंकि ये वज़ीर आज़म का फ़ैसला था और वज़ीर आज़म के फ़ैसले के ऊपर ये बात कर रहे थे और ये पॉलिटिकली उसको हैंडल कर रहे थे। यहाँ क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले लेती है और सुप्रीम कोर्ट बुला लेती है और सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये केस आता है कि एनडीएमए को ये दिया गया है ठेका या उनको ये एक प्रोजेक्ट दिया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, क्योंकि एनडीएमए वफाकी हुकूमत के अंडर है, उसके अंदर फ़ौज की जो वहाँ पर काम करने वाले हैं मेजॉरिटी वो फ़ौज के लोग हैं और फ़ौज ही इस मामले को देख रही है। और जो सबसे बड़ी परेशानी थी क्योंकि आसफ़ जरदारी ने पिछले 2 माह से कराची के हालात ख़राब करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ जगहों पर धमाके भी हुए, रेंजर्स के ऊपर भी हमले हुए, सिविलियंस के ऊपर भी हमले हुए, ये अपनी मर्ज़ी के सहाफ़ियों को ये मरवाते भी रहे, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। हुआ ये कि जब कराची के अंदर एनडीएमए चला गया, एनडीएमए ने वहाँ पर जाकर कार्रवाई शुरू कर दी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये लगने लगा कि कराची फ़ौज के हवाले कर दिया है या कराची में गवर्नर राज आ रहा है। और जितनी इनकी नलायकियाँ थीं उन नलायकियों की बुनियाद पर वफाक को इन्होंने मजबूर कर दिया था कि वफाक इतना बड़ा स्टेप लेता और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला उठाया तो जो एडवोकेट जनरल थे सिंध के, उन्होंने कहा कि जनाब आपने ये जो एनडीएमए को सारी पावर्स दे दी हैं और उनको कह दिया है कि वो 3 माह के अंदर अंदर नालों की सफाई भी करें और कराची के अंदर जो कचरा है और ये सारे मामलात को बेहतर करें। ये फ़ैसला करके आपने सिंध हुकूमत को साइड लाइन कर दिया है, आपने सिंध हुकूमत को खामोश करवा दिया है, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि कौन सी सिंध हुकूमत की सिवाय का कराची के अवाम के साथ दुश्मनी के और आपने किया क्या है।
आपसे ना नाले साफ़ होते हैं, ना आप वहाँ से कचरा उठा सकते हैं, ना आपसे के इलेक्ट्रिक के मामलात बेहतर होते हैं। आपसे अब आपके रहमो करम पर हम कराची की आवाम को नहीं छोड़ सकते। और चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं, आप लोगों को अब या तो आपको जान छोड़ना होगी या आपको इन मसाइल का हल निकालना होगा। वहीं पे जब मेयर कराची वसीम अख्तर पेश होते हैं तो उनको चीफ जस्टिस साहब ने इस हद तक फरमा दिया था कि आप जान छोड़ दो कराची की। और जब पूछा कि आपने कब जाना है तो उन्होंने कहा कि 27 अगस्त को मेरा टेन्योर ख़त्म हो रहा है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा चलें अच्छा है, आपसे जान छूटेगी। अब वसीम अख्तर ने भी ये बात की है। वसीम अख्तर ये कहते हैं कि हमें अवाम ने मुंतखब किया है, मैं जेल में था और जेल में होते हुए मुझे अवाम ने मुंतखब किया है। मैं ना अदालतों के हुक्म पर आया था और ना अदालतों के हुक्म पर घर जाऊंगा। मुझे अवाम ने मुंतखब किया था, मुझे घर भी अवाम भेज सकते हैं। ये वो जुमले हैं जो डायरेक्ट तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आते हैं। अब जब चीफ जस्टिस ने इनकी कारकर्दगी है, इनकी जो काबिलियत है और इनको जो करतूत हैं उनको वाज़े किया है और कौम के सामने अयां किया है, ये इस हद तक पर्सनल हो गए हैं कि ये चीफ जस्टिस साहब को कह रहे हैं कि ना हम आपके कहने से आए थे और ना आपके कहने से जाएंगे। ये इनको बात भूल गई है कि इनसे पहले भी कोई गुजरा है जो अदालतों के बारे में यही कहा करता था और जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले भी करवाए थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था तो वो ताहयात नाअहल भी हुआ, उसको सज़ाएँ भी हुई और इस वक्त वो भगोड़ा और इश्तिहारी है और वो कहीं छुप कर बैठा है। तो ये बड़े बड़े लोग आए हैं, वो चले जाते हैं। इनका जो साबका MQM के सरबराह थे, MQM लंदन के जो उस वक्त सरबराह हैं अल्ताफ़ हुसैन, उनके बारे में भी बरतानिया को ख़त लिख दिया गया है उसकी हवालगी के हवाले से। अब क्योंकि कानून पास कर लिया हमारी पार्लियामेंट ने, इस बुनियाद पर उसको हवालगी के लिए ख़त लिखा गया है। वो भी अपने आप को ये समझते थे कि वो शायद कोई माफ़ौक़ुल फ़ितरत को मखलूक हैं, वो जो चाहेंगे कराची के अवाम के साथ जो करेंगे, उनको कोई पूछेगा नहीं। और आज ये हालात हैं कि उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता और उनको कोई पूछता नहीं। वसीम अख्तर ये समझते हैं कि शायद कराची के हालात उन्होंने बेहतर किए हैं या वो कराची के लिए कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देंगे। और इन्होंने जो वर्ल्ड बैंक है वहाँ से भी पैसे खाए हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये पानी के इशू के ऊपर और नालों की सफाई के मामला पर इन्होंने पता नहीं कितना वफाक का भी पैसा खाया है और इंटरनेशनल जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं उनका भी पैसा खाया है, लेकिन कुछ काम नहीं किया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम काम करेंगे और हम काम करवाएंगे तो उसके ऊपर इनको इतनी तकलीफ़ है। बिलावल जरदारी ने भी कहा है कि ये अदालतों के ज़रिए हमारे ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं, कराची के ऊपर इमरान खान कब्ज़ा करना चाहता है और अदालती ज़रिए से। देखें, जब सुप्रीम कोर्ट कोई काम करती है वो कानूनी होता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि कराची इनके हाथ से निकल गया है, ये कराची के लिए कुछ नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर कर देती है और वफाक को जैसे NDMA का इख्तियार दे दिया है, वफाक के उस ऑर्डर को सेकंड किया है सुप्रीम कोर्ट ने और 3 माह का टाइम दे दिया है कि NDMA इस मामले को देखे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इनकी नलायकियों की बुनियाद पर, क्योंकि के इलेक्ट्रिक के मामले को अगर आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट डे बाई डे इस केस को सुन रही है, उसके बावजूद लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हो रही, उसके बावजूद लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले पर हाई कोर्ट्स को भी खींचा था और कहा था कि जो आता है जैसे जुर्म करके आए आप लोग उसको ज़मानत दे देते हैं 50,000 के मुचलके लेके, और फिर वो जाकर दोबारा जुर्म करते हैं। तो यही बात है कि बिलावल जरदारी को ये कोई ख्वाब नहीं आया, बिलावल जरदारी के नॉलेज में है कि अब कराची उनके हाथ से जा रहा है। और कराची के लोगों के ऊपर जितना जुल्म किया है, कराची के लोगों को इन्होंने जो सज़ा देने की कोशिश की है, अब वो काम उल्टा पड़ गया है और अब वो उनको लेने के देने पड़ गए हैं। यही बात है कि रज़ा रब्बानी ने कहा है कि अटार्नी जनरल का कसूर क्या है। जब चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि वफाक क्या कह रहा है इस मामले पर, तो अटार्नी जनरल ने कहा कि वफाक मैं जाऊँगा, मैं वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात भी करूँगा और वज़ीर आज़म साहब से मैं गुजारिशात भी करूँगा जो अदालत में डिस्कस हुआ है। और साथ अटार्नी जनरल ने कहा कि वफाक इसके ऊपर सोच रहा है, वफाक इसके ऊपर काम कर रहा है, और जब वफाक काम कर रहा है, कोई आइनी और कानूनी काम है, तो वो अटार्नी जनरल नहीं करना होता है या वजारत कानून ने करना होता है, और वो अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। और अटार्नी जनरल ने जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने ये बात की है तो ये कोई आम बात नहीं है, और इसी की तकलीफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने फरमाया कि वफाक इन मुख्तलिफ़ अमूर के ऊपर डिस्कशन कर रहा है और मुख्तलिफ़ ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रहा है जो आइनी और कानूनी हों, जिसकी बुनियाद पर वफाक
कराची के मसाइल हल करने के लिए कुछ कर सके और कराची के मसाइल में इन्वॉल्वमेंट कर सके। ये कहना था अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान का। रज़ा रबानी ने पार्लियामेंट में सेनेट में खड़े होकर ये कहा है कि जिस तरीके से इन्होंने अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये बयान दिया, इसका मतलब ये है कि ये गवर्नर राज की तरफ जा रहे हैं। और सेनेट के चेयरमैन को कहा कि मैं आपसे मुतालबा करता हूँ कि अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि वो ये बात क्यों कह रहे थे, उन्होंने किस बुनियाद पर ये बात की है और ऐसा कौन सा एजेंडा है, ऐसा कौन सा मंसूबा है जो हुकूमत ने बनाया है जिसकी बुनियाद पर हुकूमत कराची को अपने हाथ में लेना चाहती है, कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किक आउट करना चाहती है और कराची पर कब्ज़ा करना चाहती है। ऐसा कौन सा मंसूबा है, वो अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान आकर जवाब दें और वो हमें सेटिस्फाई करें और हमारे सवालों के जवाब दें। अब अगर तो इनके बस में होता और जितना इनके साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत हो और वज़ीर आला हों, चाहे वो मेयर कराची हों, जो रिमार्क्स दे दिए हैं, जो फ़ैसले दे दिए हैं। और आपको याद होगा एडवोकेट जनरल सिंध ने जो दरख्वास्त की थी कि NDMA से ये अख्तियारात लिए जाएँ और सिंध हुकूमत के ऊपर एतमाद किया जाए और सिंध हुकूमत को 30 अगस्त तक का टाइम दिया जाए। सिंध हुकूमत इस मसले के ऊपर देखेगी और इस मसले को हल करेगी, तो उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी चीफ जस्टिस ने। अब अगर इनके बस में होता तो ये चीफ जस्टिस को भी पार्लियामेंट में बुला लेते और उस कमेटी में, सेनेट की उस कमेटी में बुलाया जाता जिसकी या रहमान मलिक जिसको हेड करते हैं या जिसको शीरी रहमान हेड करती हैं, और वहाँ बुलाकर इनसे सवाल जवाब किया जाता। क्योंकि आजकल ये प्लान तो कर रहे हैं कि ये चेयरमैन नैब को बुलाएं। यहाँ आजकल ये भी चल रहा है कि एडवोकेट जो प्रोसिक्यूटर जनरल है नैब को, उसको तलब किया जाए। अब ये अटारनी जनरल को तलब कर रहे हैं और ये अपने आप को इतना, इनको ये अपने प्रिविलेजेस समझते हैं कि इनको ये लगता है कि शायद एक वक्त है कि ये चीफ जस्टिस को भी बुला लें और उनसे भी सवाल जवाब शुरू कर दें। अब देखते हैं अगले चंद दिनों में, क्योंकि इमरान खान ने आज भी अपनी तकरीर में कहा है और इमरान खान इस मामले के ऊपर डटे हुए हैं और इमरान खान ने तभी फ़ौज को इन्वॉल्व किया है और अपने वफाकी इदारों को इन्वॉल्व करके कराची के मसाइल हल करने की कोशिश की है। क्योंकि इमरान खान सिर्फ इनकी 18वीं तरमीम को मद्देनज़र रखते हुए कराची के अवाम को इनके रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। कराची के अवाम भी पाकिस्तान के अवाम है और अगर वो परेशान होंगे या उनके मसाइल होंगे तो उसके लिए भी वज़ीर आज़म को भी, चीफ जस्टिस साहब को भी और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी एक्शन लेना होगा और वो एक्शन ले रहे हैं। और यही परेशानी है सिंध की हुकूमत के लिए और ज़रदारी माफिया के लिए। अब देखते हैं कि चंद आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी कार्रवाई होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।